साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो डेली वाइज पे अभी चल रही है हम लोग का रुक्मणी पब्लिकेशन का, वो आज हम लोग का टेस्ट सीरीज नंबर है 16 नंबर, है ना। टेस्ट सीरीज नंबर 16, जिसमें पहला सेक्शन आपका आता है जनरल हिंदी का। देखिए आते हैं और बना के देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इसमें बने हैं जनरल हिंदी में। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है जनरल हिंदी में बना हुआ है। देखिए सेक्शन 1 जनरल हिंदी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। प्रादेशिक शब्द जो है इसमें कौन सा हमें प्रत्यय है। प्रत्यय आपको पता होगा आगे लगता है या पीछे, उपसर्ग आपको पता होगा कहाँ पे लगता है, तो बता दीजिए क्या है दोस्तों, आप बता दीजिएगा। प्रादेशिक, आपको एक और बात बता दीजिए दोस्तों, प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है, कहाँ पे लगता है, पीछे इंक्लूड होता है, और उपसर्ग जो होता है आगे लगता है। ठीक है, अब तो बता देंगे। प्र तो होगा नहीं क्योंकि आगे, ठीक है। एक हो सकता है, क हो सकता है, देसिक हो सकता है। ये तीन कंडीशन हम लोग देखा कि ये पीछे है। ओके, तो देखिए देसिक तो होगा नहीं, पहली बात है, और क सिर्फ होगा नहीं, ये प्रत्यय होते नहीं, तो बच गए एक ही, वो है ऑप्शन नंबर सी आपका, बी करेक्ट है ना। तो क्या होगा, एक यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है क्या, चंदायन किस भाषा का काव्य है। चंदायन जो है यह किस भाषा का काव्य है, तो आंसर्स बता दीजिएगा। चंदायन जो है यह अवधी भाषा का काव्य है ना। आंसर्स हमारा सी करके बताइएगा। चंदायन पुस्तक की रचना जो है मुल्ला दाऊद के द्वारा 14वीं शताब्दी में लिखा गया था, है ना। चंदायन को प्रथम ज्ञात जो है अवधी भाषा का सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। अवधी भाषा में जो है कुतुब कुतुब रचित जो है मृगावती पुस्तक है। कुतुबन रचित जो है मृगावत पुस्तक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि पानी पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पाग धोए, इनमें से कौन सी अलंकार है। कौन सी अलंकार है, देखिए ये सेंटेंस को पहले पढ़िए और फिर से आप बताइए। क्या रहे, पानी परात को हाथ छुए नहीं, है ना। जो पानी जो है ना वो परात के हाथ को छूता नहीं है। नैनन के जल से धोए, जो परात में पानी रखी है उससे नहीं छूता है, बल्कि जो नैन के आंसू है उससे उसके पैर को धोया जाता है। ये कौन सी अलंकार है, देखिए। क्या नैन इतने आपके गिरेंगे कि किसी के पैर को धो लोगे, क्या ये कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं बोला गया है, तो आप बताएंगे बिल्कुल, यानी अतिशयोक्ति अलंकार, जो बढ़ा चढ़ा कर बात को बोला जाए। देखिए यहाँ तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, कि शोभाकार पदार्थ को अलंकार कहते हैं, हम लोग को पता है। ठीक है, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के, शब्दालंकार के आपको बता दें दोस्तों, शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। और अर्थालंकार के बताए दोस्तों 100 से भी अधिक भेद होते हैं, जिसमें कुछ लिमिट ही हमें 15 या 16 पढ़ने हैं। ठीक है ना, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन है क्या, कि साथियों हार्दिक स्वागत। देखिए ये कौन सा कारक है इसमें बताना है, बताइए कौन सा। संबंध तो इसमें है नहीं, ठीक है ना, अधिकरण है नहीं, आपदान है नहीं, तो क्या है, संबोधन। क्यों, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, विस्मयादि बोधक का चिन्ह यहाँ पे जो दिया हुआ है, इससे हम लोग पता कर लेंगे एक्सक्लेमेटरी सिंबल से कि हाँ ये कैसा है, संबोधन किया जा रहा है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे है कि इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद हमें बताना है, क्या होगा। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए अभ्युदय का सही संधि विच्छेद जो होगा ये होगा अभि जोर उदय। आंसर इसमें करेक्ट बी बताइएगा, है ना। दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पहले रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि के कितने प्रकार हैं, 3 है। कौन कौन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि गांव वाले ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए किस प्रकार का है, तो आंसर बता देंगे। यह जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कैसा है, रीतिवाचक। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी 7 उपभेद होते हैं। कौन कौन है, कारक, दूसरा है निषेध, तीसरा है स्वीकार बोधक, चौथा है आपका प्रकार बोधक, पांचवा है निश्चय बोधक, छठा है अनिश्चय बोधक और सातवां है प्रश्नवाचक। देखिए जिस समास में पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है, किस प्रकार का कहलाता है, अव्यय आ गया मतलब अव्ययी भाव समास। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बन जाता है, तब उसे
क्या कहते हैं, समासिक शब्द, और उन शब्दों के योग को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अव्ययी समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। ये अविकारी होते हैं, ये पहला ही हम लोग का करेक्ट मिल गया आंसर, ये करेक्ट बताइएगा। अव्यय वह शब्द है जिसका रूप हमेशा स्थिर होता है, किसी भी अवस्था में नहीं बदलता है। वो अव्यय शब्द का प्रभाव लिंग, वचन और कारक पर नहीं पड़ता है, अर्थात कोई विकार नहीं होता है ना। और अव्यय के मुख्य चार भेद होते हैं, कौन कौन, क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय समुच्चय व्यय, और पांचवा जो है विषम आदि बोधक अव्यय। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है। नयन शब्द में प्रयुक्त जो है कृत प्रत्यय कौन सा है बताइए। तो नयन में आप बता देंगे वो है अन, आंसर डी बनेंगे। अभी जस्ट बताया हमने पहला क्वेश्चन सी कि प्रत्यय कहाँ लास्ट में लगते हैं ना। देखिए आगे कह रहा है कि इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है बताइए। तो प्रत्यय कहाँ पे लगता है आपको पता है ना, ठीक है, तो बताइए कौन सा है। तो इसमें त्रि से एक ही वर्ड दिख रहा है, वो है कौन, पितृभक्ति, आंसर तो बी बता दीजिएगा, पितृभक्ति यहाँ पे होगा। देखिए आगे कह रहा है कि अभिषेक का संधि विच्छेद हमें बताना है। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आंसर बता देंगे अभी जोड़ सेक, आंसर ए करके बताएंगे, अभिषेक यहाँ पे होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, देखिए क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद, कौन कौन होता है, सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। देखिए अकर्मक वो क्रिया होता है जिसमें हमें पता नहीं चले कि वो काम आखिर क्यों किया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि चालक गाड़ी चलाता है, कौन चलाता है, तो चालक चलाता है, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, ये तो पता हो रहा है ना कि गाड़ी चला रहा है, ठीक है। आगे देखिए माँ स्वेटर बुनती है, माँ क्या करती है, तो स्वेटर बुनने का काम करती है। रामू खाना खा रहा है, रामू क्या कर रहा है, तो खाना खा रहा है। और देखिए श्याम हंसता है, इसका कोई कॉज बताया गया क्यों हंसता है, क्या क्यों मतलब इसको हंसी आए, ऐसा कुछ नहीं, तो इसी कारण ये अकर्मक क्रिया बन गई। बाद बाकी ये तीनों हमारी सकर्मक क्रियाएं हैं, तो आंसर डी करेक्ट बताइएगा। आगे देखेंगे कह रहा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सी अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है। तो आप देखेंगे कुछ रिपीट कर रहा है, त त त त त, है ना, तो बताइए कौन सी अलंकार है। तो आंसर सीधे आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। ये आंसर है कि वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता है, जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वाक्य का हमें संयुक्त रूप बताना है, तो कौन सा होगा संयुक्त रूप, देखिए ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसमें कौन सा होगा। देखिए पहला कह रहा है कि वह ऐसा मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता, तो बात बताएंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये संयुक्त वाक्य हमारा, यानी आंसर ये बन जाए आपका। वह इतना मेहनती है कि कभी भी अपना पराजय स्वीकार नहीं करता, ये बिल्कुल गलत। वह पराजय स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह बहुत मेहनती है, बिल्कुल गलत। वह मेहनती है किंतु पराजय स्वीकार नहीं करता, नहीं, तो आंसर हमारा क्या निकला, ऑप्शन ए करेक्ट बना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्त का हमें विलोम बताना है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये सुप्त मतलब होता क्या है, सुप्त मतलब होता क्या है बताएंगे। तो सुप्त मतलब होता है, आपको बता दें, एक तरह से सुस्त बोल सकते हैं इसका, है ना, मतलब कि सोता हुआ बोल सकते हैं। तो इसका क्या बताइएगा, क्या बताएंगे इसका, सुप्त तो होगा नहीं क्योंकि इसका मतलब ही है जस्ट, तो ये सभ्य होंगे नहीं, ये क्या होगा जागृत, है ना, मतलब जागृत एक्टिव यहाँ पे बन जाएगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और विक्षुभ का विलोम पूछा जाए तो विक्षुभ का आपको बता दे अविक्षुभ हो जाएगा, है ना। और सुस्त का विलोम क्या होगा, सुस्त का विलोम आप बता देंगे कि चुस्त हो जाएगा। और सभ्य का क्या हो जाएगा, सभ्य का असभ्य बता दीजिएगा। देखिए आगे, क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखेंगे यह किस प्रकार का वाक्य है, सीधे से यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक वाक्य है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए किस प्रकार का हुआ है। तो आंसर बता देंगे, इसमें हुआ है कालवाचक। कैसा हुआ है, कालवाचक। समय के बारे में देखिए, आप से अरसों बाद मतलब कुछ समय बाद, मतलब बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो ये समय के बारे में मतलब काल के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है भ्रमर शब्द का हमें तद्भव बताना है, क्या होगा भ्रमर का, बताइए।
भ्रमर तद्भव होगा भौरा, क्या हो जाएगा भौरा। आंसर्स बनाएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, ठीक है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होता है। संस्कृत के मूल शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द के रूप परिवर्तन से बिना शब्द तद्भव कहलाता है। जिस शब्द की उत्पत्ति से कोई निश्चय स्रोत नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। और जिस शब्द की उत्पत्ति देश में न होकर के किसी अन्य देश में हुआ हो उसे हम लोग विदेशज कहते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आइए हम लोग पढ़ के देखते हैं कौन शुद्ध है। कह रहा है कि मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, बिल्कुल गलत। मोहन सुबह ही पटना चला गया, हाँ ये बात सही बोला गया है। मोहन सुबह ही पटना को चला गया, नहीं। मोहन सुबह ही पटना में पधार गया, नहीं। आंसर हमारा क्या बना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देखिए आगे कह रहा है कि कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में बता दीजिए कैसा होता है। तो कर्मवाच्य में आप बता दीजिए सकर्मक क्रिया का, कैसा होता है सकर्मक, मतलब वो काम तो हो पता ही चले कि वो काम क्यों किया जा रहा है। सकर्मक और कर्मक का भी जस्ट हमने डिस्कशन करा है, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हर रोज में कौन सा समास है, बताइए हर रोज में कौन सा समास है। तो आंसर बताएंगे हर रोज में अव्ययी भाव है। आंसर ए करके बताएंगे, अव्ययी भाव समास है इसमें। देखिए अगला देखिए, जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करते समय शब्द का अपना अर्थ कभी लुप्त नहीं होता है, वही शब्द शक्ति होती है। कौन शब्द शक्ति होती है बताइए, तो वह होती है उपादान लक्षणा होती है। आंसर बी करके बताएंगे क्या होगा, उपादान लक्षणा होती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, बताइए सीता नहीं पढ़ती है। तो आंसर इसमें बताइएगा कि यह काम है उसका कृत्यवाच्य। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कृत्यवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह हमें पता चले कि वाक्य का उद्देश्य जो है किया मतलब क्रिया का कर्ता क्या है ना। कृत्यवाच्य में कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है। देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, आइए हम लोग पढ़ के देखते हैं। भाववाच्य जो फील आपको आए उसे भाववाच्य कहते हैं। आइए लोग जो है खुलकर हंस रहे हैं, ठीक है हंस रहे हैं। आगे रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, वह आराम से बैठ नहीं सकता है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है। तो हमें भाववाच्य किस में मिला, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट में मिला है ना। कब, तो सर्दियों के समय में रोज नहाया नहीं जाता है। भाववाच्य क्रिया उसे कहते हैं जिससे यह हमें पता चले कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की, केवल भाव प्रधान होता है ना। कब, तो सर्दियों में क्या नहाया नहीं जाता है। आगे क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित गद्यांश को हमें पढ़ना है और ध्यान पूर्वक पढ़ना है तथा उस पर आधारित प्रश्नों को हमें उत्तर देना है। कह रहा स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और अस्पृहनीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक तथा जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता क्रमियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता को लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त जो है अस्पृहनीय शब्द का हमें अर्थ बताना है। अस्पृहनीय का हमें क्या बनेगा यहाँ पे अर्थ, तो इसका अर्थ होगा प्राप्त करने योग्य,
आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 मैथमेटिक्स का। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे गए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। आइए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। पहले आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले रेकरिंग का वर्क होता है। तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12। 12 कैसे तो माइनस में रहेगा। तो देखिएगा 9 और 6 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3। यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया तो कितने आ गए हमारे पास 3 आ गए। ये देखिए ये माइनस में रहेगा 3 और यहाँ पे 12। ओके अब देखेंगे और ये प्लस में 15। ठीक है यहाँ मिडिल ब्रैकेट तक। अब ये 12 और 15 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 27। 27 में से 3 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 24। ठीक है तो यहाँ तक तो 24 आ गए। सीधे हम लोग लिखेंगे 1/3 और गुने यहाँ पे 24 लिखेंगे। 3 से काटिए 8 टाइम में 8 आ गया। बस 8 से इसे डिवाइड कर दिए 7 टाइम में। यानी आंसर क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 7 8 56। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। बताइए कौन पूर्ण घन है। तो आप देखेंगे कि ये 92 और 60 हमें पूर्ण घन बताना है। घन मतलब 3 टाइम्स आना चाहिए। तो अब देखिए 9 तो ये भी आएगा नहीं ये भी आएगा नहीं। बस ये 8 है जो आ सकता है। तो आप कैसे तो 20 गुन्ने 20 और गुन्ने 20 करिए तो कितने हो जाएंगे ये 400 और फिर 400 में 2 से करिएगा तो 8000। यानी आंसर बी करेक्ट है। ये घन है हमारा। आगे देखेंगे कह रहा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर स्क्वायर थीटा इक्वल 3 है। तो हमें tan की पावर 4 प्लस tan स्क्वायर का मान बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पहले जैसा लिखा गया है हमारे पास सेक की पावर 4। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेक 4 और प्लस लिखा है सेक स्क्वायर इक्वल कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ। प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन करते हैं सेक स्क्वायर को। कॉमन करेंगे तो बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर और माइनस में 1 इक्वल 3। सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक अब यहाँ पे हमारे पास बचा सेक स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं tan स्क्वायर इक्वल क्या है 3। तो हम इसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई करिएगा तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा tan की पावर 4। यही तो निकालनी थी ना हमें। इक्वल कितने हो जाएंगे 3 ही रह जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा देखिए 3। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट 3 बन जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः जो है 1/8 1/6 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिला है। चलिए हम लोग देखते हैं कितना मिला है 5वें दोस्त को। पहले तो फ्रैक्शन लिख लेंगे 4 दोस्तों को जो मिला है 1/8 प्लस लिखेंगे 1/6 प्लस लिखेंगे 5/12 और प्लस लिखेंगे 1/12। सभी को इंक्लूड कर लेंगे तो एलसीएम कितने हो जाएंगे 24। 8 ये 24 हो जाएंगे। यहाँ पे 6 चौके 24 और 12 दूना 24 मतलब 5 दूना 10 प्लस ये 2। सभी को इंक्लूड कर लेंगे कितने हो जाएंगे तो 19 और बट्टे 24। हमें 5वें दोस्त का बताना है। ये देखिए टोटल 4 दोस्तों का है तो टोटल वैल्यू 1 है। इसमें से हम 4 का वैल्यू निकाल लेंगे 4 दोस्तों का तब 5वां के निकल जाएगा। बस 1 डाली एलसीएम कितने हो जाएंगे 24। यहाँ 24 में से हम 19 घटा लेंगे तो कितने आ जाएगा 5 और बट्टे 24। मतलब जो 5वां दोस्त है उसको क्या फ्रैक्शन में मिलेगा 5/24। देखिए ऑप्शन है क्या 5/24। तो आंसर बताएंगे यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे कह रहा है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा में कितना होगा ये हमें बताना है। कितना हो जाएगा चलिए यहाँ पे निकाल के देखते हैं हम। दोनों जो गाड़ियाँ का संयोजित गति है वो कितने हो जाएंगे। एक है 152.5 मीटर। दूसरा क्या है 157.5 मीटर। बट्टे हो जाएंगे हमारे कितने 9.3 सेकेंड। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 5 10 ऊपर में 7 1 9 1 10 10 1 11 और ये अपॉन में कितने हो जाएंगे 9 3 ऊपर में 1 0 चला जाएगा। ठीक है तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पे 3100/93। हम किसे गुना करना होगा तो आप बताएंगे क्योंकि सेकेंड में है तो 18 और बट्टे 5 से गुना कर देंगे तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। काटेंगे तो
काटिएगा 5 से, 5 छक्के 30, 5 दूना 10 0, काटिए इसको। 18 इसे काटेंगे हम लोग तो आपके पास आ जाएंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसे काट लीजिएगा, आपके पास आंसर जो आएंगे वो आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आगे क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। देखिए इसमें कैसे बता देंगे हम लोग। देखिए 71 और 73 ये पहला ही तो मिल गया जो अभाज्य है, आंसर ए करेक्ट हमारा बन गया, पहला ही करेक्ट है आपका। जो कैसा है तो ये जुड़वा है और अभाज्य है, ये देखेंगे तो जुड़वा नहीं मतलब एक ही टेबल में नहीं है, ये भी एक ही टेबल में नहीं है, ये एक ही टेबल में है, बट जो पहला ऑप्शन होता है वही करेक्ट बताया जाता है। ठीक, आगे देखिएगा, ये भी एक ही टेबल में है, बट हमारा सबसे पहले तो मिल ही चुका है तो हम दूसरे पे क्यों जाए, तो इसलिए करेक्ट ए बन जाएगा आपका, है ना। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण 2x² - 7x + 12 = 0 है तो दो मूल अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा का मान बता देना है कि कितना होगा। चलिए इसको हम लोग निकाल के देखते हैं पहले कितने हो जाएंगे। हमारे पास है 2x² - 7x + 12 = 0। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आप बताएंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए लिखिएगा। बी कितना है आप देखेंगे तो 7 है, 7 अपन ए कितना है तो 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा 7/2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, सी कितना है तो 12, ए कितना है तो 2, इसे काट देंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमें फाइंड जो करना है अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यही ना फाइंड करना है। एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए तो ये क्या कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2 ए बी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, और नीचे में ए बी तो है ही। अब देखिए ए प्लस बी का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला है 7/2 आया है, तो 7/2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जस्ट हमने निकाला है यहाँ पे 6 आया है, तो 6 लिखिए अपॉन यहाँ पे भी 6 आएगा, तो 6 से अभी काटेंगे नहीं हम लोग, 6 रहने देते हैं। क्या आ गया 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 को करेंगे होल स्क्वायर कितने हो जाएंगे 49/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 49/4 लिख सकते हैं यहाँ पे, -6 दूना 12 अपॉन हो जाएंगे यहाँ पे 6। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 49 ही रह जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 12 चौके 48, और मेन फ्रैक्शन वाला उसे क्या कर लेंगे 1/6 कर लेंगे ना, आ जाएगा इधर, तो घटाइए तो 1/4 इंटू 1/6, ये गुना कर देंगे तो कितना हो 1/24। तो देखिए 1/24 है ऑप्शन, तो यस ऑप्शन नंबर आप बताएंगे राइट आंसर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी 1/24। देखिए दो समपूरक कोण 3 और 2 के रेशियो में है ना, तो कोण कितने डिग्री के बनेंगे ये हमें बताना है। समपूरक कोण मतलब होता है 180 डिग्री, तो 2 और 3 का सम कितने हो जाएंगे 5x, 5x बराबर कितने हो जाएंगे 180, 180 से 5 से काटेंगे 5 3 15 और इसमें 3 5 6 के 30, मतलब 36 डिग्री आ गए। हमें बताना है कितने कितने डिग्री हो, 36 दुना कितने होते हैं 72, 36 तिया कितने होते हैं 108। ऑप्शन नंबर क्या दिखा राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कह रहा है कि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यदि पेन को 189 में बेच दें तो लाभ हमें प्रतिशत कितने होंगे ये बताना है। तो पेन को 144 में बेचने पे क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, तो हम मान लेते हैं क्या कि हमारा क्रय मूल्य जो है वो 7 है, विक्रय मूल्य जो है हमारा क्या है 6 है। तब अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप बताएंगे कि जो विक्रय मूल्य है वो दिया हुआ है 144, तो एक का यूनिट बताएंगे 6 से काटिए, तो आप बताएंगे 6 दूना 12, 6 चौके 24, यानी एक यूनिट के बराबर 24 आ गया, तो हमें 7 यूनिट का बराबर निकालना है, गुन्ने कर देंगे 7 और 24 में तो कितने आ जाएंगे आप बताएंगे 168, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 168 आ गया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य जो है हमारे पास कितना है 189 बेच रहा है ना, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य डालेंगे हम लोग कितना 168, विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 189, तो हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत। अब बताइए 168 में खरीदा था बेच रहा है 189 में, कितना का लाभ हुआ, तो इसमें से घटाइए, आप बताएंगे 21 रुपया का, 21 रुपया पे लाभ हुआ किससे 168 से इंटू
100 कर देंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इसे काटिएगा कितने टाइम्स में, 8 टाइम में कटेगा। 4 से काटिए, 4 दूना, और 4 से काटेंगे इसे 25 टाइम में, मतलब 25 का आधा सीधे लिख सकते हैं 12.5%। तो देखिए 12.5% कौन है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, 12.5%। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। देखेंगे हमें फ्रैक्शंस को पहले देख लेने होंगे, और फ्रैक्शंस को कैसे हम देखेंगे कि यही करेक्ट है या वो गलत है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपके पास 13 है, और ये 9 है, और ये 16 और ये 24 है। पहला रूल है कि आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए कि किसका ज़्यादा वैल्यू है, उससे पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप दूसरा देख सकते हैं कि इसका कंपेयर करके, जैसे कि ये 9/16 है ना, तो आप क्या करिए इसका न्यूमरेटर मतलब इसका जो है हर, और इसके हर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 24 और गुने 24 कर दीजिए, और यहाँ पे 13/24 है, इसको 16 और बट्टे 16 से गुना कर दीजिए। इससे पता चल जाएगा कौन ग्रेटर देन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है। ऐसे एक्चुअली यदि देखे जाए तो हम कंपेयर करके ही यहाँ पे बना देते हैं, ऐसे बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम कंपेयर कर देते हैं आपका 9 और बट्टे 16 गुने कर देते हैं हम लोग 24 से। ठीक है, और दूसरा है 13/24, इसे हम कंपेयर कर दें। इतना तो कंफर्म है कि ये इक्वल होंगे नहीं, इसे तो हम लोग कंपेयर इतना कह सकते हैं हम लोग कि इक्वल होगा नहीं, तो ऑप्शन बी तो आप कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, यहाँ पे करेंगे इससे 16 से गुणा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 16 से गुणा करेंगे तो 24 और 16 में ये तो हमारा नीचे सेम ही आएगा, 24 और गुने 16, यहाँ पे भी 24 और गुने 16, ये नीचे सेम रहेंगे, ऊपर वाला जो ग्रेटर देन वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं 13 से, तो 16×3 = 48 होते हैं, कैरी 4 आ गया। ठीक है, 16×1 = 16, 16 और 4 कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। तो ये 208 आ गया, इसे गुणा करिए तो 9 चौके 36, कैरी 3 आ गए, और 9 दूना 18, 18 3 21 आ गया। तो आपने देखा कि ये 216 और ये 208 ही रह गया, तो ग्रेटर देन कौन निकला, ग्रेटर हमारा 9/16 वाला निकला। यानी हम सीधे से बोल सकते हैं क्या कि ये ग्रेटर देन है। ऑप्शन यही करेक्ट है मेरा, ये तो होता भी नहीं ऐसे भी, और ये होगा भी नहीं, तो ऑप्शन या तो सी था या तो ए, तो हमारा करेक्ट निकल गया ये यहाँ से कंपेयर करने पे। आगे देखिएगा, कह रहा है कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो पहले दिया हुआ है दो व्यक्तियों का, कौन कौन, एक है रोहन और दूसरा है रोहित, दोनों मिलकर करते हैं 10 दिनों में। अब कह रहा है कि यदि रोहन अकेले कार्य को 15 दिनों में करता है, दोनों का एफिशिएंसी 30 हो जाएगा, ये 3 और ये 2। अब बताइए इस टोटल में से यदि सिर्फ रोहन का हटा दे तो क्या आ जाएगा, अकेले रोहित आ जाएगा। तो अब बताएंगे टोटल काम 30 है, 3 में से 2 घटाएगा तो 1, काटिएगा तो 30, यानी वो कितने दिनों में कर लेगा, 30 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे हमें बताना है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक के लिए हमें ऊपर वाले का HCF फाइंड करना होगा और नीचे के LCM निकालने होंगे। ओके, तो देखिए ये सीधे से हमें दिख रहा है 3, 9, 27 और 81, इसमें LCM एक ही दिख रहा है, वो क्या है 81। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो होंगे नहीं। ठीक है, अभी तक हमारे पास या तो ए या तो बी आने वाला है। HCF अब निकाल के देखते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है। ये ग्रेटर देन तो इतना कंफर्म है नहीं आने वाला है। HCF सभी का कॉमन फैक्टर आता है, तो कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं इस सभी में 2 होगा, तो एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी आपका। देखिए अब कह रहा है क्या, 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से एक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाती है। तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ 1,60,000, ओके, और हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है 2 साल। तो टाइम कितने हो जाएंगे, 2 गुने 2, क्यों, क्योंकि 6 माही है, तो 4 साल हो जाएगा समय। ठीक, और रेट आधा हो जाएगा आपका, रेट कितना दिया हुआ 10%, आधा कितना हो जाएगा, सीधे हम लिखेंगे 5%, है ना। इसी से आपको आपको बनाने होंगे। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे कि प्रिंसिपल इनटू होता है यहाँ पे 1+R/100, और माइनस में होता है यहाँ पे 1, p नहीं बल्कि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे t या n लिखते हैं हम लोग, बस ये होता है फार्मूला। तो CI तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि कह रहा है अर्धवार्षिक हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितने होंगे। प्रिंसिपल हमारे पास 1,60,000 दिए हुए हैं, लिखेंगे यहाँ पे 1,60,000, और 1+R कितने हैं 5/100 हो जाएंगे हमारे,
और टाइम कितना दिया हुआ हमारे 4 साल माइनस 1 लिखेंगे। अब इसे काटेंगे तो कितने 20 टाइम में कटेगा, तो ये हम लोग लिखेंगे टोटल क्या कि 1,60,000 है ना, इतने 1,60,000 और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 20 और 21 हो जाएंगे, 21 और बट्टे 20 के पावर 4 लिखेंगे और माइनस में 1। अब देखिए ये अंदर में यदि हम लोग एलसीएम लेने चले तो कितने हो जाएंगे, तो आप बताइएगा कि यहाँ पे 1,60,000 हम लोग यदि इसको 1,60,000 यूं ही है, यहाँ पे देखिए ये 21 का यदि हम लोग करते हैं तो 21 के पावर 4, 21 के पावर 4 हो जाएंगे है ना। और आप देखिएगा कि नीचे हम लोग 20 के पावर 4 एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे ना कि 20 के पावर 4 आ गया, आएगा एलसीएम ले लेंगे तो ठीक है। अब देखिए जब ये हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसे हम लोग कर देते हैं 21 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे जो है 20 के पावर हम लोग 4 ही रखते हैं, ठीक, इसे ऐसे कर लीजिए। और यहाँ पे 1,60,000 है आपका। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दीजिएगा। तो 21 का होल स्क्वायर क्या होता है 441 और 20 का क्या होता है 400, बस यहाँ पे वही लिखेंगे हम लोग। 1,60,000 यहाँ पे लिखेंगे 1,60,000 और अंदर में लिखेंगे हम लोग 441, 441 और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास एक होगा प्लस 400 और दूसरा जो हो जाएगा हमारे पास 441 और माइनस हो जाएगा 400 और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 400 और गुन्ने 400 क्योंकि 20 के पावर 4 था तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1,60,000 रखिए और यहाँ पे हो जाएंगे 441 और 400 जोड़ेंगे तो कितने 841 हो जाएंगे, गुणे ये 441 में 400 घटाएंगे तो 41 और अपॉन में बच जाएंगे 400 गुने 400। अब देखिए ये यदि हम ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या बचेंगे 1,60,000 और गुन्ने में बचेगा यहाँ पे 841 और गुन्ने 41 और बट्टे हो जाएंगे 400 और गुन्ने 400। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 4 से काटिए 4 टाइम में और 4 से ये 4 टाइम में, यानी हमारे पास जो CI आएंगे वो कितने होंगे 841 और गुन्ने 41 कर लीजिए, कितने आ जाएंगे। लास्ट में इतना तो कंफर्म है कि 1 आने वाला, तो देखिए ऑप्शन 1 आने वाला बस एक ही दिख रहा है आपको और वो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी है, तो ऐसे भी आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। देखिए आगे पूछा गया है कि नीचे दी गई आकृति के आधार पर हमें दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है, तो ये आकृति देख लिए। चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न पूछा क्या गया है कि ए बी के समानांतर EC है, ये जो ए बी है ना इसके समानांतर EC दिया हुआ है, तो हमें BCD का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है BCD, ये यहाँ पे वृत्तखंड का दिया हुआ कितना 72 डिग्री, ठीक है 72 दिया हुआ है। हमें बताना है BAC मतलब ये बताना है, ये भी तो एक वृत्तखंड ही है तो सेम हो जाएगा ये भी। आंसर्स क्या बनेंगे 72, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो आंसर्स आप बता दीजिएगा, राइट आंसर डी करेक्ट होगा 72। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक ऐसे घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ घन का आयतन क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर इक्वल आपके पास 54 दिया हुआ है, ठीक है 6 से काटिए 6 नंबर 54 मतलब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट यानी बताएंगे 3। जब भुजा 3 आ गया तो हमें आयतन निकालने में क्या परेशानी, आयतन निकालने के लिए क्या होता है भुजा क्यूब, तो 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाए 3 3 9 13 27 यानी आंसर क्या बता देंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए आगे कह रहा है यदि कोसेक प्लस कॉट ए बराबर क्या है m दिया हुआ है, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए का मान हमें क्या होगा ये बता देना है। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा, यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, देखिए पहले तो लिखा हुआ है हमारे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है इक्वल m दिया हुआ है, क्या हम लोग इसे कोसेक का होल स्क्वायर और माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल 1, ये तो पता हो, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है ये पता है। देन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि कोसेक माइनस कॉट लिख सकते हैं, ठीक, और लिख सकते हैं कोसेक प्लस कॉट लिख सकते हैं, ठीक। अब देखें कोसेक प्लस कॉट का वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो आप बताएंगे m दिया हुआ है, ठीक है उसकी जगह पे हम लोग m रख लेंगे, तो हम रखेंगे यहाँ पे कोसेक और माइनस कॉट और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग m, इसका बदले m हो गया इक्वल यहाँ पे 1 होता है, ये तो रहेगा। तो आप सीधे से बता दीजिएगा कि कोसेक माइनस कॉट इक्वल क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा,
ये m जो गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा कि नहीं, तो आप बताएंगे कॉसिक माइनस कॉट, यही तो बतानी थी कॉसिक माइनस कॉट का वैल्यू, तो वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें हमें कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजा क्रमशः 72, 30 मीटर तथा 78 मीटर है, तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का लागत क्या होगा, ये हमें बता देना है। तो चलिए पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे हीरोन फार्मूला का यूज करके बताने होंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है, जिसका एक भुजा 72, एक भुजा 30 और एक भुजा दिया हुआ आपका 78, है ना। चलिए पहले तो आप एस निकालेंगे, एस कहने का मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, पहला भुजा गुने दूसरा प्लस दूसरे गुने दूसरा भुजा प्लस तीसरे भुजा बटे 2 होता है। तो पहला कितना है 72 प्लस 30 प्लस 78 को ऐड करिए, अपॉन में क्या लिखेंगे 2, सभी को इंक्लूड करेंगे कितने आ जाएंगे आपके पास 180, 180 को 2 से भाग दीजिए तो आपके पास आ जाएंगे 90। अब 90 जो आ गए तो आपके हीरोन्स फार्मूला तो याद ही होंगे, क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है इंटू एस माइनस सी होता है, बस वही फार्मूला रखेंगे। 90 में से आप यहाँ पे घटाइए, पहला है 72 है, दूसरा है 90 में से 30 है और तीसरा है 90 में से 78 है ना, ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा, घटाइए इसको तो कितने कितने आ जाएंगे, एक 90 आ जाएगा, एक घटाएगा तो 18, एक घटाएगा तो 60 आएगा, इसे घटाएंगे तो 12 आएगा। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या क्या निकलने वाले हैं आपके, सो निकाल दीजिए यहाँ पे। आप कह देंगे क्या, यहाँ से 18 25 90 आ जाता है, ये 18 है ही, इसे हम लोग 12 25 60 कह सकते हैं। यहाँ से 12 और यहाँ से 12, एक तो 12 बाहर निकाल दिए, ठीक, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 एक बाहर निकाल दिए, फिर यहाँ से 18 और यहाँ से 18, ये भी हमने 18 निकाल दिया। अब देखिए 12 गुने 5 तो ये 60 आ गए और 60 गुने 18 कर दीजिए तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 108 और एक जीरो, मतलब हमारे पास कितने आ जाएंगे 1080 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन अभी हमें वैल्यू बताना है कि कितना रुपया लगेगा। तो देखिए कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 20 पैसा ले रहा है, तो 20 पैसा को पहले तो रुपया में हम बदल देंगे और कितना करवाना है हमें 1080 मीटर करवाना है, तो एक जीरो से एक जीरो काटिए, है ना, और एक जीरो से एक जीरो काटिए, अब गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16 और एक और 2 एकम 2, यानी कितना रुपया लगेगा 216 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 216 रुपया लगेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है हमारे पास पी क्यू आर एस, जिसकी भुजा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, ये हमें बतानी है। तो यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज को बना लेते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज जो है यहाँ पे हमारा ड्रॉ हो गया, जिसमें आपके पास ये 12 दिया हुआ है और ये 8, तो मतलब ये भी 12 है और ये भी 8 है, ठीक है। इसमें से एक डायगोनल दिया हुआ कितना है, तो एक डायगोनल 10 दिया हुआ, हमें ये दूसरे वाले फाइंड करके बताने हैं, ये दूसरा वाला कितना होगा, चलिए इसे हमें फाइंड करके बताते हैं। समांतर चतुर्भुज में आप देखिएगा तो आपको बता दें, जैसे इसका हम नामकरण कर दे, इसका नाम P रख दे, इसका नाम Q रख दे, इसका नाम R और इसका नाम S रख दे, देन हम लोग लिखेंगे क्या कि इस समांतर चतुर्भुज में हम बताएंगे कि पी आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर जो होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, पी आर का होल स्क्वायर जो होगा हमारा, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल हम लोग लिखेंगे क्यू एस का होल स्क्वायर, इक्वल में लिखेंगे 2 इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं, बिल्कुल ये तो होगा ही। चलिए ये पी आर का वैल्यू हमने, चलिए इसी का हमने, इसको हमने 10 मान लिया, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, सपोज करिए क्यू एस हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसका वैल्यू जब 10 हम लोग ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, प्लस क्यू एस तो हमें फाइंड नहीं करने, तो क्यू एस रहने दीजिए यहाँ पे, क्यू एस का होल स्क्वायर इक्वल टू है पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो 8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा, और क्यू आर का वैल्यू 12 का करिएगा तो 144, ठीक है। आगे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे सीधे लिखिएगा क्यू एस का होल स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा, टोटल गुना करेंगे 416 में से आप 100 घटा दीजिए, यानी कि क्यू एस का वैल्यू आप बता देंगे, क्यू एस का ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 316 आ जाएगा, है ना, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इस पे आ जाएगा, 316 का वैल्यू होता है तो आप बता देंगे डेसिमल में आएगा 17.7 के करीब में आएगा, है ना, तो इसे हम लोग 17.8 भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हम क्या बता देंगे, राइट आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दो सह अभाज्य संख्या जो है ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक है
बताना है। कह रहा है कि ए जो है बी से बड़ा है यहाँ पे, तो हमें लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, तो बस दोनों में गुणा कर दीजिए, वही तो होगा आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, तो पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यदि आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। इसका क्या होता है, पाई आर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो पहले तो हमें क्या दिया हुआ है आप बताएंगे, यहाँ पे एक शंकु जैसे हम बनाते, तो यहाँ पे कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, ये ऊंचाई दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई भी दिया है, ये भी दिया है, लेकिन रेडियस ही नहीं दिया। रेडियस तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो रेडियस हम पहले फाइंड करेंगे। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो आप बताइएगा कि एल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करना है, तो आपको बता देखिए ये हमारा लिटरल हाइट है, ठीक है ना, ये कितना दिया हुआ 25 और हमारा हाइट दिया हुआ है 24, तो हमें ये फाइंड करना है, मतलब बेस फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस इक्वल आप लिखेंगे हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 25, 25 का कितना होता है 625 माइनस 24 का कितने होते हैं, तो 24 का आप बता देंगे यहाँ पे कि 576 होता है। तो इसमें घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास 49, 49 कितना होता है 7 का, यानी हमारे पास रेडियस कितना आ गया 7 आ गया। जब रेडियस 7 आ गया तो इसका बस वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 22/7 और 7 और गुने जो हमारा तिरछी ऊंचाई है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल है ना। तो पाई आर एल में आप देखेंगे कि 22/7 आर का वैल्यू 7 रख दिया और एल का वैल्यू 25 है। काटिए 7 से 7 और 25 और 22 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो गुना करिए 25 दूना 50 और 25 दूना 50 5 55, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, तो यस ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे, है ना, डी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है क्या, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 1 के अनुपात में है। यदि उसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई हमें बताना है। 3 और 1 के अनुपात में लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जो कितना दिया हुआ है 96 मीटर, 2 और लंबाई कितना है 3x और प्लस चौड़ाई कितना है x, 3 और 1 के रेशियो में है तो 3x और 1 लेंगे 96, ये 2 से कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो 2 4 जा और 2 8 जा 16। तो आप बताएंगे 3 एंड 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 4x इक्वल हो जाएगा 48, इसे काटेंगे 4 से तो 1 और 2 मीन्स x की वैल्यू आप बता देंगे कि 12 आ गया। जब x की वैल्यू 12 आ गया तो लंबाई मेरी 3x थी, तो 3 और गुन्ने 12, 12 तिये 36 मीटर, यानी लंबाई हमें निकल गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चौड़ाई पूछा जाएगा तो बस जो x की वैल्यू आया है वही होगा, है ना, तो आंसर हमें सी पता चला। आगे देखेंगे कि 21 प्रेक्षणों जो सभी भिन्न का माध्य 40 है, यदि 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षण का नया माध्य क्या होगा, ये हमें बता देने हैं। तो देखिए नया माध्य क्या हो जाएंगे यहाँ पे, चलिए इसको हम लोग 40 दिया हुआ है ना, तो पहले हम लोग सीधे से यहाँ पे लिखेंगे कि 40 और प्लस कितने का है 10 प्रक्षेपण का 21 बढ़ा दिया था, 10 और 21 में गुना कर देंगे तो 210 और बटे कितना है 21 है, तो इसे काटिएगा 10 टाइम में और 40 और 10 50 हो जाएंगे, यानी आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 50। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती कहने का मतलब बार बार वही रिपीटेड आया जा रहा है, तो वो कौन सा है। देखिए ये तो कंफर्म है कि ये 20 वाला जो लास्ट में 0 आ गया वो तो कंफर्म है कि हमें नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें वो डिवाइड करके देख लेते हैं कि हाँ वाकई में वो आ रहा है या नहीं। तो देखिए 48 के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम पहला आंसर्स वाले ही उठाते हैं। तो देखिए यह आवर्ती है या नहीं है। जैसे कि 24 को हम लोग 90 से भाग करते हैं, तो क्या हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 24 और 9 गुने 10, ये तो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो आप काटेंगे 3 तिया 9 और 3 अठे 24। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, 3 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं इसको तो 3 दूना 6, ठीक है, डेसिमल 2 आ जाएंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, मतलब ये बार बार रिपीटेड ही आएगा, ये कंफर्म है ना। ये क्या आ गया हमारे बार बार रिपीटेड ही आ गया। और देखिए यहाँ पे 24/30 ये भी हमारा बार बार रिपीटेड आएगा, क्या देखते हैं 3 अठे 24 हो जाएगा और 3 दहिया 30 हो जाएगा, नहीं ये बिल्कुल नहीं आएगा रिपीटेड हमारा, ये तो पूरी तरह से कट जा रहा है, तो ये तो होंगे नहीं, है ना, तो डी होगा नहीं, मतलब हमारा आवर्ती जो आला है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर वो सी है करेक्ट आपका, है ना। आगे देखेंगे कह रहा है यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूँ तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं उसे
475 में बेचता हूँ तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत बता देना है कि कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस है ना, जो मतलब जो खरीदे हैं वो कितना हम फाइंड करेंगे पहले। 595 में वो क्या करता है, बेच देता है, गुणे 100 और बट्टे कितना हो जाएगा 119। क्यों होगा, बिकॉज वो 19% लाभ पे बेच रहा है। तो 119 से आप काट सकते हैं इसको कितने, 5 टाइम में। तो काटिएगा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस मतलब आ गए कि हम खरीदे थे 500 में और बेच रहे 595 में, तभी 19% का लाभ हुआ। अब देखिए कह रहा है इतना में बेच देते, खरीदे कितने में थे 500 में और बेच कितने में रहे हैं, तो आप बताएंगे 475 में। तो आपको कितना का हानि हुआ, 500 में खरीदे थे और 475 में बेच दिए, 25 रुपए का हानि हुआ। किससे हानि हुआ, तो 500 से हुआ। और गुने बस यहाँ 100 बता दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 5 से 5, यानी कि हमें जो हानि हुआ वो 5% का हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि a माइनस ए अपॉन 1/a इक्वल 7 दिया हुआ है तो हमें निकाल देना है क्या ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीधे से हम लोग करेंगे क्या कि a माइनस 1/a का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 7 का भी होल स्क्वायर। तो आप बताएंगे क्या कि ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, है ना, और इधर 49 आ जाएगा। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आप बताएंगे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल, ये माइनस में है तो उधर जाके जुटेगा, तो 49 और 2 51, यानी हमें ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू 51 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए सेक्शन नंबर 3 साइंस का है। क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं, बताइएगा क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आपके एल्कीन। क्या कहलाते हैं, एल्कीन। आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। हाइड्रोकार्बन जो है ना, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त में एल्केन आता है, जो सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, एल्केन का, तो आप एल्केन का बता दीजिएगा CnH2n+2 होते हैं, है ना। जैसे असंतृप्त में देखिएगा तो एल्कीन होता है, एल्कीन और एल्काइन होता है। तो एल्कीन के लिए यदि फार्मूला पूछा जाएगा तो CN और H2n होता है एल्कीन का, है ना। और एल्काइन का क्या होता है, तो एल्काइन का आप बता देंगे CnH2n-2 होता है ना, एल्काइन का ये होता है। चलिए आगे देखेंगे कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला कौन सा अम्ल है, बताइए कौन सा अम्ल है। तो उस अम्ल का नाम है H2SO4 है। कौन सा है बता दीजिए, तो आंसर बताएंगे सल्फ्यूरिक एसिड है। आंसर हमारा करेक्ट डी बता दीजिएगा, है ना। H2SO4 बैटरी में वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। H2SO4 को रासायनिक का राजा, है ना, रसायनों का राजा बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। यह आर्द्रता ग्राही अम्ल है, यह पेट्रोलियम के शोधन में उपयोगी होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl का प्रयोग क्लोरीन अम्लराज रंग बनाने और क्लोरीन लवण बनाने में किया जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है बताइए। तो यह जो है जिप्सम है। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। और जिप्स का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे, तो आप लिखेंगे CaSO4 इंटू 2H2O होता है ना जिप्सम का, ठीक है। जिप्सम को जो है 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को त्याग करके जो है कैल्शियम सल्फर हाइड्रोक्साइड बनाता है 2CaSO4 इंटू H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है ना। आगे देखिएगा, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल बराबर बताना है। तो सीधे से ये फॉर्मूला बताएंगे 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन हो जाएगा V1 प्लस V2। क्या ये औसत वाली आपको फॉर्मूला पता होगा, बिल्कुल, तो ये आप बता सकते हैं। तो आंसर्स कौन से दिख रहे हैं बताएंगे, तो आंसर्स आप बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिख रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या स्वास्थ्य मानव नेत्र में फोक्सन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बताइए। तो यह किया जाता है दोस्तों सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है ना, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से किया जाता है। तो आंसर हमारा सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या ब्रोंज किसका मिश्रण है, बताइए ब्रोंज किसका मिश्रण है।
तो ब्रोंज आप बता देंगे क्या Cu प्लस Sn का है। आंसर हमारा बी होगा यहाँ पे, है ना। Cu प्लस Sn से है, कॉपर प्लस टीन से है, ठीक है ना। और पीतल जो बता देंगे दोस्तों, पीतल Cu प्लस Zn है, Cu प्लस Zn है, कॉपर और जिंक का है पीतल। मिश्र धातु जो है समांगी मिश्रण होता है, गन मेटल Cu प्लस Zn प्लस Sn होता है। गन मेटल जो होता है क्या होता है, Cu प्लस Zn प्लस Sn का बना मिश्र धातु होता है। और टाइप मेटल पूछा जाए, टाइप मेटल तो Pb प्लस Sn प्लस Sb का बना होता है। आगे क्वेश्चन है कि वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है। बताइए कौन सा गुण सदैव बढ़ता है। तो आंसर बताएंगे ये परमाणु त्रिज्या सदैव बढ़ता है। आंसर डी करेक्ट होगा हमारा, है ना। वर्गों की संख्या कितनी है, तो आंसर बता देंगे 18 है ना। और आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 बता दीजिएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आप बताएंगे कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। बाद बाकी ये सभी जो है विटामिन जो है जल में घुलनशील नहीं है। तो इसमें ऑप्शंस में एक ही दिख रहा है, वो है B1, यानी आंसर हमारा सी करेक्ट बताएंगे। बी और सी जो है ना, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जो है जल में घुलनशील है। बाकी ए डी के ई जो है ना वो वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बल युग्म का उदाहरण बताना है। बल युग्म का उदाहरण क्या है, तो बल युग्म का उदाहरण आप बताइएगा कि नल खोलना, है ना, ढक्कन खोलना, गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाना, ये सभी है। आंसर हमारा डी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं। बताइए सबसे वांछनीय गुण कौन सा है, तो आंसर बताइएगा निम्न विशिष्ट उष्मा धारिता और उच्च चालकता है। आंसर हमारा क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्यूमिनियम का अयस्क बताइएगा कौन सा है, तो आंसर बताएंगे बक्साइड है। क्या है, बक्साइड। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। आगे देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में कक्षक का आकार किसके द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो आंसर बताएंगे मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा दिखाया जाता है कक्षक का। आंसर ए करेक्ट बताइएगा, है ना। कह रहा है कि कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर को आंसर बताएंगे रक्त समूहों के वर्गीकरण के खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है ना। रक्त समूह के खोज इन्होंने करा था। रक्त परिसंचरण की खोज कौन के थे, विलियम हार्वे किए थे। और डीएनए का खोज कौन के थे, तो ये वाटसन और क्रिक किए थे। जेनेटिक कोड का खोज कौन के थे, जेनेटिक कोड का खोज जो है और गोविंद खुराना जी किए थे, है ना। पाल मुलर ने डीडीटी कीटनाशक प्रकृति का खोज किए थे। देखिए आगे कह रहा है यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो स्मॉल जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी के वर्तमान घूर्णन की गति के 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल जो होगा 1/17 गुना कर देने पे विषुवत रेखा पर भारहीनता का अनुभव होगा, मतलब सीधे से शून्य हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ऊष्मा चालकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। बताइए कौन सा सही है इसमें, तो आप बताएंगे कि सबसे पहले स्टील फिर लकड़ी फिर जल। बिल्कुल यहाँ पे गलत है ना। क्या होना चाहिए, स्टील के बाद जल उसके बाद लकड़ी होना चाहिए। आंसर हमारा बी फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ऊष्मा चालकता सबसे ज्यादा स्टील में, उसके बाद जल में, तब जाके लकड़ी में होती है ना। वे पदार्थ जिससे ऊष्मा प्रवाहित आसानी से शीघ्रता से प्रवाहित होती है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। ये तो पता होगा आपको बात। ताप बढ़ाने पर जो है शुद्ध धातुओं की ऊष्मा चालकता क्या होती है, घट जाती है। अक्रिय गैसों की परमाणुीयता क्या होगी। बताइए अक्रिय गैसों की जो है परमाणुीयता क्या होती है, तो आंसर बताएंगे वो 1 होती है। आंसर ए करेक्ट बताइएगा, है ना। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। अक्रिय गैसों की परमाणुकता 1 होती है क्योंकि अक्रिय गैस एक परमाणुिक होती है। अक्रिय गैसों के नाभिक पूर्ण भरे हुए एवं अस्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। अक्रिय गैसों की आवर्त सारणी में वर्ग जो है 18 में रखा गया है। और वो कौन कौन है, इनके नाम है हीलियम, है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी है ना। देखिए अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए हैं, तो आंसर बताएंगे हाइजेनबर्ग ने किया है। कौन किया है, हाइजेनबर्ग। आंसर बी करेक्ट बताइएगा, हाइजेनबर्ग ने किया है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक सिद्धांत का ये दिए थे, है ना, नाभिक सिद्धांत का दिए थे। और थॉमसन ने क्या दिया है,
तो थॉमसन आप बता दीजिएगा ये प्लम पुडिंग मॉडल दिए हैं। तो आइंस्टीन बता दीजिए यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिए हैं। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? बताइए कौन करता है? तो आंसर बताएंगे हरित लवक करता है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, हरित लवक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का हिस्सा कौन नहीं बताएंगे? तो आप बताएंगे कोशिका काय तो है, तंत्रिकाक्ष है, शाखिका है, शंकु नहीं है यहाँ पे। तो आंसर हमारा डी फुलफिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये आपको बता दे जो कोशिका काय है ये उस शंकु कोशिका काय ये आंख में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए आगे आगे क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या, निद्रालुता रोग जो है इनमें से किसके कारण होता है? निद्रालुता जो रोग है यह किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे सीसी मक्खी के काटने के कारण होता है निद्रालुता। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, सोने की बीमारी सीधे से बोल सकते हैं, है ना। फाइलेरिया रोग जो है यह जो है प्रोटोजुआ से होता है। फाइलेरिया किससे होता है? प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया भी किसे? प्रोटोजुआ से। कालाजार भी किसे? प्रोटोजुआ से ही होता है, ठीक है। देखिए आगे जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 4 सोशल स्टडीज का है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछे गए हैं। सोशल स्टडीज में क्वेश्चन है क्या कि भारत की शैक्षिक नीति में जो है नित्यानंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे शैक्षिक नीति में? बताइए। तो आंसर्स बता देंगे यह थे मैकाले। आंसर्स ये बताएंगे मैकाले। शिक्षा किसी एक खास वर्ग को दी जाए या संपूर्ण जनता को, आधुनिक शिक्षा पद्धति के निर्माताओं के समक्ष यह बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए जो है नित्यानंद सिद्धांत अपनाया गया, जिसका अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दिया जाए और इस वर्ग से जो है छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचाया जाए, मतलब कि सभी तक पहुंचाया जाए, इसका ये उद्देश्य था, है ना। देखिए आगे कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? बताइए किनके समाधान से था? तो आंसर बता देंगे वो था बिहार के नील उत्पादन किसान, है ना, तिनकठिया। आंसर ये बताएंगे। देखिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको इनवाइट किया गया था यहाँ पे, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो आंसर बता देंगे वो है 5वीं। ऑप्शन नंबर बी 5वीं में है। छठी अनुसूची में आपको बता दें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातियों के प्रशासन के बारे में है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में बताइएगा जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीश हो गया, राज्यपाल, ये सभी को शपथ ग्रहण किसमें है? तीसरे अनुसूची में है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। 9वीं सूची में क्या है? तो 9वीं में बता दीजिएगा भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, है ना, ये सब उसमें है 9वीं सूची में। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो आप बताएंगे मूल 8 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो अभी वर्तमान में 12 है। सैंडलर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? बताइए सैंडलर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? तो आप बताएंगे शिक्षा से। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, सैंडलर कमीशन शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना। 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैंडलर के नेतृत्व में आयोग गठित किया गया था। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को हमें सम्मिलित करना है। देखिए पहला में है अधिनियम या घटना और दूसरा में वर्ष दिया गया है। तो आइए हम लोग अधिनियम घटना को देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट बताइए कब हुआ था रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट आप बता देंगे 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नमक मार्च कब हुआ था? बताइए नमक मार्च कब हुआ था? तो नमक मार्च बताएंगे 1930 में हुआ था। चौरी चौरा घंटा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तो बताइए ऑप्शन नंबर हमारा क्या फुलफिल कर रहा है? ऑप्शन आपके सामने ए फुलफिल कर रहा है, तो राइट आंसर ए करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? बताइए कौन सी मिट्टी मिलती है? तो आंसर बताएंगे ये जलोढ़ मिट्टी मिलती है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, जलोढ़ मिट्टी मिलती है ना। भारत जो है मृदा विज्ञान संस्था जो आपको बता दें भोपाल में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्था कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। भारत के सभी मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ जो है वो कौन है? जलोढ़ मिट्टी ही है। कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में खादर सबसे अधिक उपजाऊ होता है ना। आगे देखिए भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है। आंसर सी करके बताएंगे किस राज्य में? ओडिशा में है।
भारत अकेला विश्व का 70% बाघ का संरक्षण प्रदान करता है। 2022 के अकॉर्डिंग बता दें आपको 3167 जो है बाघ है, अकॉर्डिंग टू गणना 2022 के। बाघों की संख्या में बराबर रखने के लिए भारत सरकार ने बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया था। आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है। भारत में विद्युत की जो है सबसे अधिक खपत किस में होती है, तो आंसर बता देंगे, ये होती है उद्योगों में। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे, किस में होता है, उद्योग में होता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श को किस देश के संविधान से अपनाया गया है, किस देश से लिया गया है ये, तो आंसर बता देंगे ये लिया गया है यूएसएसआर, मतलब रसिया भी हम लोग बोलते हैं उसको, है ना, सोवियत संघ से लिया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है, बताइए कौन है मंडल में, तो आंसर बताएंगे नौमा मंडल। आंसर सी करेक्ट बताएगा। प्रथम मंडल में फिर क्या है, तो प्रथम मंडल में आप बताएंगे 15 वर्गों में विभाजित एवं प्रत्येक को एक ऋषि ने लिखा है ना। द्वितीय मंडल में क्या है, तो आप बता देंगे गुप्त समय है। तृतीय मंडल में क्या है, विश्वामित्र गायत्री मंत्र इसी में है। तीसरा में चतुर्थ मंडल में है वामदेव, पांचवा मंडल में है आत्रेय, छठा मंडल में है भारद्वाज, सातवां मंडल में है वशिष्ठ और आठवें मंडल में है कन्नव और अंगिरा और नौवें मंडल में अनेक ऋषि जो सामवेद को समर्पित है और 10वें मंडल में अनेक ऋषि जो पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख किया गया है। कह रहा आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन था, तो आंसर बताएंगे मखली पुत्र गोसाल। आंसर ए करेक्ट बता देंगे, मखली पुत्र गोसाल। देखिए बिहार के किस आंदोलन के समय जो है मुठिया प्रथा शुरू किया गया था, बताइए, तो आंसर बताएंगे वो था असहयोग आंदोलन के समय। आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन के समय जो है मुठिया प्रथा को शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चला था, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रत्येक घरों से एक मुट्ठी अनाज दान करने की पहल को मुठिया प्रथा कहा गया है ना। एक मुट्ठी अनाज प्रत्येक दिन खाना बनाने के लिए जो है रखा अनाज में से देना होता था। ऑपरेशन फ्लड से क्या मतलब है, ऑपरेशन फ्लड का क्या मतलब है, बाढ़ को नियंत्रण बिल्कुल नहीं, बांध मरम्मत बिल्कुल, धान की खेती से नहीं, यह डेयरी विकास से है दोस्तों, है ना। ऑपरेशन फ्लड किससे है, तो डेयरी विकास से है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। और यह कब शुरू हुआ था, तो 1970 में शुरू हुआ था, है ना। तो ऐसे श्वेत क्रांति के जनक किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित है, कितने जिलों की संख्या है, तो आंसर बता देंगे वो है टोटल 12। कितने हैं, 12 है। और जैसे कि आपको पूछा जाए कौन कौन है, तो लगभग में ऐसे ही बस याद रखिए, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 445 है। 445 ऐसे पूरे गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्या हमें कि सूची 1 और 2 को हमें मिलाना है। देखिए सूची 1 और 2 में क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं सूची 1 और 2 में क्या है। तो देखिए पहला है उपाधियों का निषेध, कौन से अनुच्छेद में है बताइए, तो उपाधियों का निषेध आप बता देंगे, यह अनुच्छेद 18 में कहा गया है ना। किसमें है, अनुच्छेद 18 में, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। चलिए कह रहा धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 26 में है। इसमें आर्टिकल 26 में है। देखिए अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस आर्टिकल में है, तो आप बता देंगे अनुच्छेद 29 में है। किसमें है, अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में है ना, तो आंसर हमारा ये बनेगा। तो देखिए ये कौन सा फुलफिल करेगा, देखिए ऑप्शंस आपके सामने, तो ये फुलफिल करेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट फुलफिल करेगा। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया हम लोग से क्या कह रहा है, इसमें क्या कि सूची 1 और 2 को फिर से हमें मिलाना है। आइए देख लेते हैं क्या है, जियाउद्दीन बर्नी, है ना। जियाउद्दीन बर्नी के लिए बताएंगे कि इसने जो है तारीख और फिरोज शाही शुरू किया था। इब्न बतूता, इब्न बतूता क्या, तो रेहला, ठीक है। अबुल फजल क्या लिखे थे, तो अबुल फजल जो है आपको बता दें ये अकबरनामा लिखे थे। और निजामुद्दीन अहमद जो थे ये क्या लिखे थे, तबकात अकबरी लिखे थे, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर जो फुलफिल करेगा वो देखेंगे यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी फुलफिल कर रहा है, तो करेक्ट सी बन जाएंगे। देखिए आगे कह रहा निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के व्यापार करने की एकाधिकार को समाप्त कर दिया, बताइए कौन सा है, तो आंसर बताएंगे 1813 के चार्टर एक्ट है। आंसर हमारा डी करेक्ट बताएंगे, 1813 के चार्टर एक्ट। आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बिहार के मुंगेर में 1922 और 1923 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो आंसर बताएंगे मोहम्मद जुरैब,
मोहम्मद जुबैर के जो है अध्यक्षता में हुआ था। आंसर हमारा सी करेक्ट बताइएगा, है ना। मोहम्मद जुबैर 1923 में ही जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस में मुंगेर जिले के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा बताइए कितने देशों से होकर गुजरती है? तो आप सब बताएंगे टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। और वो 13 देश कौन कौन सा है ऐसे ही पूछेगा नहीं, बट देखिए एक और पॉइंट है कि पृथ्वी के बीचों बीच 2 बार भागों में बांटने वाली जीरो अक्षांश रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना। जैसे आपको बता दें भूमध्य रेखा जो है जो देशों को काटती है, एक बार सुन लीजिए बस इसे, वो कौन कौन है? तो इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, गैबोन है, कांगो है ना, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है और साओ टोमो है। ये इस 13 देशों से होकर गुजरती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर बता देंगे वह है आर्टिकल 20 में है। आंसर्स क्या बताएंगे? अनुच्छेद 20 में है। करेक्ट आंसर्स डी करेक्ट बता दिया गया, है ना। आगे हमें जो सेक्शन पूछा गया है वो क्या है? सेक्शन 5 है जनरल इंग्लिश का। देखिए क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? इलिमिनेट। इलिमिनेट मतलब क्या होता है? हटा देना। तो बस बताइए क्या हो जाएगा? हटाना का जस्ट उल्टा जोड़ना, मतलब ऐड करना। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऐड करना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है? सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना। आई एम बिजी टुडे, मतलब मैं आज क्या हूँ? व्यस्त हूँ। तो बताइए क्या बनेगा? देखेंगे ऑप्शंस। पहले तो ये काट दीजिए, सी सेड तो होगा नहीं, सी सेड होगा नहीं, मतलब 2 ऑप्शंस तो हमारे कट गए, बस अब 2 ऑप्शंस बच गए। सी टोल्ड मी, यहाँ तक तो सही है। सी टोल्ड मी ये भी सही है। दैट ये भी सही है। सी ये भी सही है। आई बिल्कुल नहीं, आई नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है ना, तो यहाँ पे आई के बदले क्या होगा? सी होगा, यानी करेक्ट आंसर हम लोग का ए बन गया। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है हमारे पास? कैमूफ्लैग। कैमूफ्लैग मतलब होता क्या है? कैमूफ्लैग यहाँ पे कहने का मतलब है कि छलावरण, है ना। छलावरण का जस्ट उल्टा क्या बता दे यहाँ पे हमें? साइनोनिम बताना है। जस्ट इसके मतलब मास्क होता है ना, मतलब ढकना। आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? आफ्टर मेनी ईयर ऑफ डैश द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बॉर्न इन 1978, है ना। मतलब कितने सालों के मशक्कत के बाद, मशक्कत कहने का मतलब साइंस के दुनिया में देखेंगे तो उसे रिसर्च बोलते हैं। कितने सालों के रिसर्च के बाद जो है पहला बेबी जो है ये ट्यूब से बॉर्न हुई कब? 1978 में। यानी आंसर हम लोग का क्या बनेगा? रिसर्च। आंसर डी करेक्ट बता देंगे। देखिए सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आइए देख लेते हैं कौन है इसमें गलत वर्ड। तो यहाँ पे वायलेंस ही तो हमें गलत लग रहा है। देखिए वायलेंस का क्या होना चाहिए? वायलेंस होना चाहिए, है ना। वायलेंस होना चाहिए ऐसे। वी आई होगा, वी ओ है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा ए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है? अ रूम वेयर फूड, है ना, वो रूम जहाँ पे खाना रखे जाते हैं। क्रॉकरी एंड कटली आर केप्ट। सीधे से यहाँ पे क्या बताना है? ऐसी जगह जहाँ भोजन एवं रसोई से संबंधित सामान को रखा जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पैंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंट्री। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। बेकरी तो आपको पता होगा, बेकरी किसे कहेंगे? तो बेकरी वहाँ पे कहेंगे जहाँ पे ब्रेड सेकने वाली जगह होती है ना। और डिस्पेंसरी आपको पता होना चाहिए जहाँ पे रोगियों को जो देखा जाता है ना, रोगियों के लिए दवाई तैयार किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पेंसरी बोलते हैं। तो गैलरी बता दीजिए क्या होगा? गैलरी आपको पता होना चाहिए। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या दोस्तों? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है? हैव योर बैक अगेंस्ट द वॉल। हैव योर बैक अगेंस्ट द वॉल, बताइए इसका मतलब होगा क्या? तो इसका मतलब आपको बता दें कि दबाव में होना, है ना। तो आंसर्स क्या बता देंगे? आंसर्स हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी इन अ डिस्परेट सिचुएशन विथ वेरी फ्यू ऑप्शंस। आंसर्स बी करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? आई एम श्योर दैट देयर इज नॉट डैश ऑन दिस कैंपस नाउ। बताइए क्या बनेंगे यहाँ पे? यहाँ पे आंसर्स बनेंगे जैसे कि हमारा ये सेंटेंस जो दिख रहा है दोस्तों, पहला तो निगेटिव है, दूसरा क्या है? ये निगेटिव होते हुए भी इंट्रोगेटिव है ना। तो इसमें जो है हमारा क्या लगेगा? यहाँ पे एनी बॉडी का प्रयोग किया जाएगा, है ना। आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है? यू कैन सी सेवरल नीम ट्रीज along the road to कैन कैन नॉट प्लेस, है ना।
कैन नॉट प्लेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ऑप्शन बताइएगा, इसका क्या हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सेवरल नीम ट्रीज कैन बी सीन along the road to a कैन नॉट प्लेस, है ना। यहाँ पे कैन नॉट प्लेस होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नॉट का मतलब ये नहीं कि दोस्तों कि नॉट NOT है, नहीं, ये नॉट यहाँ पे है, ठीक है ना। कैन नॉट, देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, क्या कह रहा है, इफ यू हैड कम टू द मैच यस्टरडे विथ अस यू डैश वॉचिंग इट, बताइए यहाँ पे क्या फुलफिल करेंगे, तो आंसर बता दें, यहाँ पे फुलफिल होगा हमारा वुड हैव एंजॉयड, है ना। आंसर क्या होगा फुलफिल, ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, क्या है, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर बाइक इज नॉट, या फिर इट इज, इट इज यहाँ पे होगा, इट इज, इट नॉट नहीं होगा दोस्तों, इट इज इन गुड डैश, तो आंसर बताइए, इट इज इन गुड कंडीशंस, यहाँ पे हमारा ए करेक्ट बन जाएगा ऑप्शन, है ना। Select the most appropriate option to fill in the blank. When my mother makes a promise, she always does it. आंसर्स क्या बताएंगे, she always keeps it, है ना। आंसर्स बी होगा। Select the most appropriate option to fill in the blank. I dash out of the bed when I heard a noise in the room. तो आंसर्स क्या बनाएंगे, एस्पेरेंज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस्पेरेंज होगा। कहने का क्या मतलब है कि मैंने कमरे में आवाज़ सुनी, मैंने अपने बिस्तर से उछल पड़ा, है ना। स्प्रिंग यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे उछलने के लिए, है ना। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द न्यू स्कूल इज रियली वंडरफुल एज इट इज एक्टिविटी बेस्ड एंड बिलीव्स इन डैश लर्निंग, तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर्स बता देंगे एक्सपेरिमेंटल, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल। आंसर्स एक करेक्ट बता दीजिएगा यहाँ पे, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, क्या है, स्पिल द बीन्स, है ना। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है कि स्पिल द बीन्स का आइटम्स आप बता देंगे, रहस्य उद्घाटन करना, है ना, रहस्य को मतलब बता देना, रहस्य को सभी के सामने प्रकट कर देना, तो आंसर क्या बताएंगे, टू गिव अवे अ सीक्रेट, मतलब उस सीक्रेट को बता देना, आंसर ये बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन क्या है हमारे पूछा, द पेरेंट ऑफ द लॉस्ट बॉय हैव अनाउंस्ड डैश फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर चाइल्ड, तो बताइए यहाँ पे क्या फुलफिल होगा, यहाँ पे होगा अ रिवॉर्ड। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी, अ रिवॉर्ड यहाँ पे होगा, क्योंकि अच्छा काम करने, है ना, मेहनत करने आदि के लिए प्रशंसा का जो प्रयोग किया जाता है वहाँ पे रिवॉर्ड कहलाता है ना। आगे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू मस्ट बी ऑन योर गार्ड डैश पिक पॉकेट्स व्हेन यू इंटर द क्राउड मेट्रो, तो आंसर यहाँ पे बताइएगा कि गार्ड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, मतलब पॉकेट मारों से सतर्क रहने के लिए यहाँ पे बताइएगा, तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर अगेंस्ट, ऑप्शन बी बताएंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, क्या है, आई विल टीच यू डैश यू प्रॉमिस टू वर्क हार्ड, बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, आंसर्स बताएंगे इफ, ऑप्शन नंबर बनेंगे राइट आंसर डी करेक्ट बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ही मेट डैश एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर अगो, बताइए क्या होगा यहाँ पे फुलफिल करेंगे, तो आंसर्स यहाँ पे बताइएगा विथ, है ना। आई मीट विथ एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर अगो, है ना। आगे क्वेश्चन देखिएगा, मतलब दुर्घटना का शिकार होना यहाँ पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दोज हु डैश ऑफ देयर रिचेज आर नॉट ट्रूली रिच, यहाँ पे क्या होगा बताइए, आंसर बताएंगे यहाँ पे बोस्ट, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। बोस्ट मतलब डिंग हाँकना यहाँ पे, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। देखिए आगे जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 6 और वो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का। क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, इसमें इससे क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो देखिए कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो सीधे हमें दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर आपका, देखिए एफ इसमें है, ठीक है, एफ भी है और ए भी है क्या, तो ए भी है, ठीक है, एस भी है क्या इसमें, एस भी है, ठीक है, एच भी है क्या, तो इसमें आप बताएंगे कि एच तो इसमें है ही नहीं, कहीं भी एच नहीं है, मतलब यही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा डी।
ये नहीं बनाए जा सकते हैं। आगे कह रहा है कि मोहन ए बिंदु से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, वहां से वह किधर मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः जो बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, बताइए किधर है, तो आप सीधे से बता देंगे ये उत्तर की ओर है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आर पूरब में जो है 14 किलोमीटर यात्रा कर दक्षिण की ओर मुड़ता है। ठीक है ना, आर जो है पूरब में 14 किलोमीटर, ठीक है, आर जो है पूरब में 14 किलोमीटर कर दक्षिण की ओर मुड़ता है। पहले हम लोग पूरब जाएंगे, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। अब जो है 4 किलोमीटर वापस लौट कर 4 मतलब आधा लौट कर, और 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम की ओर जाता है, तथा वहां से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर मतलब ऊपर चला गया। अब जो है आर अपने मूल स्थान से किस दूरी पे है, तो सीधे 0 पे तो है, वहीं पे फिर से पहुंच गया। देखिए, इसे पॉज करिए इस वीडियो को और काउंट करके बताइए टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप काउंट करेंगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या 9 आ जाएगी। आंसर ये करेक्ट बता दीजिएगा, है ना, इसे आप इजीली काउंट कर सकते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, इसमें बताना है कौन फुलफिल करेगा। देखिए, यहाँ पे 67 से 57 10 घटा, यहाँ से कितना 5 घटा, यहाँ से कितना घटेगा, तो ये 10 घटा, फिर कितना 5 घटा देंगे, यानी 37 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जेड का 26 है, इसका 29, तो इसका बता दीजिए कितना हो जाए। देखिए, जेड का तो हमें पता है, तो एन का कितना होता है 14, यू का कितना होता है 21, टी का कितना होता है 20, सभी को इंक्लूड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 55, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिए। देखिए, कैंडल को ये लिखा जाता है, तो फ्लेम्स को क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए इसे कैसे लिखा गया है, तो आप देख रहे हैं सी को 2 बढ़ाकर, तो यहाँ पे भी एफ को 2 बढ़ा दीजिए, तो 6 2 8 मतलब एच आएगा। ये तो काट दीजिए, डी वाला होगा नहीं और ये होगा नहीं, मतलब एच वाला 2 ऑप्शन से या तो सी या तो बी आने वाला है। आगे देखेंगे, ए से 2 बढ़ा दिया गया, तो जस्ट 2 घटाया गया, तो यहाँ पे 2 घटा 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, 10 पे क्या आता है तो जे, यानी ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बताइए इसमें खाली स्थान पे क्या फुलफिल होंगे, तो क्या इसमें भरे जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि 2 और गुने 9 करते हैं तो 18 आएगा, और 18 और गुने 9 करते हैं तो 162 आता है, 162 और गुने 9 करेंगे तो इतना आता है। सेम यहाँ पे हम लोग 6 गुने 5 करते हैं 30 आता है, और 30 और 5 करते हैं तो इतना आएगा, फिर 5 इसमें करेंगे तो ये आएगा। एक मतलब प्रॉपर में देखें, जैसे इसमें 9 से हमने गुना करा सभी में, इसमें 5 से गुना करा, तो इसमें कौन ऐसा डिजिट है जो हमें गुना, तो यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब वो कौन सा संख्या होनी चाहिए 6 से, या तो मतलब कि 6 में 12 से गुणा करेंगे, है ना। देखिए, क्या 4 से हम जल्दी गुणा करते हैं, 6 चौके 24 नहीं, 9 और 6 में गुणा करते हैं, 9 छक्के 54 बिल्कुल नहीं, और 8 छक्के 48 बिल्कुल नहीं, 6 6 36 ये बिल्कुल नहीं, तो फुलफिल होगा कौन इसमें। तो देखिए, यहाँ पे फुलफिल जो होगा वो बता देते हैं, जैसे हम 7 से करते हैं, यहाँ पे 7 छक्के 42 बिल्कुल फुल कर रहा है, तो यहाँ पे 6 और 7 4 और 7 में गुणा करते हैं तो 7 चौके 28, यानी ऑप्शन हमारा फुलफिल करेगा, राइट आंसर बी करेगा यहाँ पे ना। देखिए आगे कह रहा है, राम ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए कहा, इनके पुत्र मेरे पुत्र के चाचा है। तो बूढ़ा व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार है, तो सीधे बता देंगे आंसर ये पिता है। देखिए, निम्नलिखित में श्रृंखला में हमें संख्या बताना है, आगे क्या होगा, 6 के बाद 18, तो 6 तिया 18, है ना, और इसमें कितना जोड़ा गया है 6, 24 आगे, फिर 9 तिया 27, इसमें कितना जोड़ा गया 6, फिर 11 तिया कितना हो जाएंगे 33, यहाँ पे 33 तो होंगे, और फिर कितने जोड़ने हैं तो 6 जोड़ने हैं, 33 6 39, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।